कुर्सी में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे देश में हो रहे लोकसभा चुनाव को लेकर और 5 चरणों की, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है और छठे चरण के लिए अलग अलग मुद्दे हैं। 5 चरण की वोटिंग के बाद इंडिया न्यूज पर पीएम मोदी ने सबसे सॉलिड इंटरव्यू दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने हर मुद्दे पर खुलकर बात की है और इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष की नीयत पर सवाल उठाए, कांग्रेस को जमकर घेरा। किस्सा कुर्सी का में बात करेंगे पीएम मोदी के इंटरव्यू पर क्या है विपक्ष का रिएक्शन। तो इंडिया न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने सेकुलरिज्म का नकाब हटाते हुए कांग्रेस को बेनकाब कर दिया। सांप्रदायिकता के मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष को झूठा नैरेटिव गढ़ने पर कैसे एक्सपोज किया है, एक रिपोर्ट आप देखें। पीएम मोदी ने हटाया सेकुलरिज्म का नकाब, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर कांग्रेस को किया बेनकाब, झूठा नैरेटिव गढ़ने पर विपक्ष को किया एक्सपोज, सांप्रदायिक, जातिवादी, परिवारवादी का लगाया आरोप। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 5 चरणों का मतदान पूरा हो चुका है। एनडीए के अपने दावे हैं और विपक्ष के अपने दावे, लेकिन 2024 के चुनावों की धुरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लिहाजा विपक्ष लगातार पीएम मोदी को टारगेट कर रहा है, मगर पीएम मोदी इन सब की परवाह किए बिना देश के विकास का खाका खींच रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के फॉर्मूले पर देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष झूठा नैरेटिव गढ़ने में लगा है। ऐसे में पीएम मोदी ने इंडिया न्यूज को दिए सबसे सॉलिड इंटरव्यू में कई मुद्दों पर खुलकर बात की। पीएम मोदी ने इंटरव्यू के दौरान विपक्ष के सेकुलरिज्म का नकाब हटा दिया। मैं उन कम्युनल पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रहा हूं जिन्होंने सेकुलरिज्म का नकाब पहन करके गौर सांप्रदायिकता की है, गौर सांप्रदायिकता की है। और इन लोगों में 3 चीजें कॉमन नजर आती मुझे। एक, ये गौर सांप्रदायिक है, ये लोग गौर जातिवादी हैं, ये लोग गौर परिवारवादी हैं। ये 3 चीजें इतनी भरी पड़ी है इनके अंदर, तो इसमें से बाहर नहीं निकल सकते। इंडिया न्यूज को दिए इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो का जिक्र भी किया। पीएम मोदी ने कांग्रेस थॉट प्रोसेस पर सवाल उठाते हुए इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर पूरी तरह से मुस्लिम लीग की छाप है। इस दौरान पीएम मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसको टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए, उनकी पूरी थॉट प्रोसेस के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। जब उनका मैनिफेस्टो तो आया तब मैंने कहा था कि मैनिफेस्टो पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है उस पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का बयान था और जिस मीटिंग में मैं मौजूद था उसमें उन्होंने कहा था कि भारत की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। अब जब मैंने ये कहा तो मीडिया वाले, उनकी जो इकोसिस्टम है, उसने तूफान खड़ा कर दिया कि मोदी तो गलत बोल रहे हैं। तो मैंने 2 दिन के बाद मनमोहन सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस ला करके रख दी, तो फिर वो बोलते बंद हो गए। 2024 की जंग में सेकुलरिज्म भी बड़ा मुद्दा है। इसी को लेकर पीएम मोदी ने इंडिया न्यूज के इंटरव्यू में खुलकर चर्चा की। कांग्रेस के सेकुलरिज्म के नकाब को बेनकाब करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर झूठा नैरेटिव गढ़ने का आरोप लगाया। विपक्ष को एक्सपोज करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस पर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी का आरोप लगाया। 5 चरणों के दौरान हर मुद्दे पर पीएम मोदी ने विपक्ष के हर चक्रियों को भेदा है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 पार का टारगेट सेट किया है। अब सभी को इंतजार है 4 जून के रिजल्ट का, जिस दिन पता चलेगा कि पीएम मोदी पर जनता ने कितना भरोसा किया है और जनता की उम्मीदों पर मोदी की गारंटी कितनी कारगर साबित हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आपने देखा
ये रिपोर्ट आपने देखी, किस तरह के आरोपों का जवाब प्रधानमंत्री दे रहे थे। अब आपको रिएक्शन भी दिखाते हैं। संदीप दीक्षित, कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। जैसे जैसे प्रधानमंत्री ये चुनाव बढ़ रहा है और अपने अपने साक्षात्कार दे रहे हैं और विपक्ष पर हमला कर रहे हैं और बड़े विफल तरीके से अपनी उपलब्धियों को गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इस बात का पूरा संतोष हो रहा है कि ये अब चरमराती हुई, गिरती हुई सरकार है। और वोटिंग होने के बाद जब 4 तारीख को काउंटिंग होगी तो ऐतिहासिक हार प्रधानमंत्री मोदी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की होने वाली। प्रधानमंत्री जी, प्रभु श्री राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बनवाया गया था। प्रधानमंत्री को ये झूठ क्यों बोलते हैं ये समझ नहीं आता कि उस पर बाबरी ताला लगा देंगे। कैसी बात करते हैं, ताला खुलवाने वाले लोग ताला लगवाने की बात कर रहे हैं। आज की डेट में आप हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं कि हम ताला लगवाएंगे, हमने तो ताला खुलवाया था। प्रधानमंत्री जी, आपको संविधान को जो तोड़ मरोड़ करके पेश करते हैं और संविधान को बदलने की बात जो लोग करते हैं, उनको भी आप पार्टी से नहीं निकालते, वो मुद्दा भी आपको बड़ा नहीं लगता। और प्रधानमंत्री को संबित पात्रा का वो वक्तव्य भी बिल्कुल बेकार लगता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि महाप्रभु जगन्नाथ भक्त हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। प्रधानमंत्री जी, आपको कौन से मुद्दे बड़े लगते हैं, कृपा करके बताएंगे। तो आपने रिएक्शन देख लिए, कांग्रेस की तरफ से जो रिएक्शन आए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आलोक मेहता जी हमारे साथ हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं। अरविंद मोहन जी हैं, कंसल्टिंग एडिटर। और राहुल लाल जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। आप तीनों का ही स्वागत है। आलोक जी, जो मुद्दे प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में उठाए हैं, चाहे वो मनमोहन सिंह के उस बयान का वो जिक्र कर रहे हैं, हालांकि उस पर विवाद है कि उन्होंने कहा भी था या नहीं कहा था, या उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, महंगाई पर जो उन्होंने कहा, रोजगार पर जो उन्होंने कहा, कौन सा मुद्दा मानते हैं आप कि वो मुद्दा बहुत अपीलिंग रहा इन 5 चरणों में? चुनाव में या इंटरव्यू में आप कह रहे हैं? जी, चुनाव में मैं लोगों के लिए क्या अपीलिंग था? 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, 6ठा चरण और 7वां बाकी। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ अपने साथ भी चर्चा में, और अपने साथी इससे सहमत नहीं हूँ, लेकिन मेरा आज भी यही कहना है कि सबसे बड़ा मुद्दा वही है जो काम करके दिखाए। सांसद से लेकर के प्रधानमंत्री तक, केवल जैसा उन्होंने रोजगार पर कल जितना है, और उन्होंने अपने यानी उसके एडिटर इन चीफ राणा जी के जवाब में भी जो कहा, और उनका जो बार बार ये कहना है कि आप रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। उन्होंने बल्कि कहा कि आप इस पर बहस करिए। बोलिए, मैं तो कल अपने न्यूज एक्स पर, चूंकि जहां पर अपने संपादक गुलाटी जी उन्होंने जिक्र भी किया, ऐश्वर्या शर्मा जी ने भी जो सवाल पूछे उसका निचोड़ उन्होंने कहा कि आप इस पर बहस करिए कि रोजगार और के लिए क्या आंकड़े, जो अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े भी हों, और रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता। तो मैं तो मानता हूं कि रोजगार मुद्दा है, रोजगार महंगाई मुद्दा है, विकास उससे बड़ा मुद्दा है। सड़क आएगी तभी स्कूल जा सकेंगे, सड़क आएगी तो कुछ और अस्पताल बनेगा, सड़क आएगी तो रोजगार के लिए कोई आगे जा सकेगा जी। और जिस तरह की सड़कें बनी हैं, यदि उससे रोजगार मिला है, जैसा उन्होंने डिटेल में कहा, तो मुझे लगता है चुनाव में यदि बड़ा मुद्दा है तो सिर्फ वही है। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी जीत रहे हैं तो उनके पहले जो कुछ काम हुआ है, अमेठी में भी यदि किशोरीलाल शर्मा जीते तो जो सड़क बनाने का काम संजय गांधी ने किया था उसी के बल पर किसी और किया, स्मृति ईरानी ने 10 साल में जो काम किया उसके बल पर होगा। प्रधानमंत्री मोदी का नारा तो है ही, लेकिन मेरा तो मानना है कि उसी के बल पर जीत सकते हैं। जिसे गलतफहमी हो, उस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे जीते, वो जीत लें। अरविंद सर, क्योंकि सेक्युलरिज्म को लेकर उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नकाब पहना हुआ था, जिसे मैं एक्सपोज कर रहा हूं या पर्दा हटा रहा हूं, उस पर आप क्या सोचते हैं? जैसी चीज नहीं है, वो हमारे आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बुनियादी जो मूल्य था वो है सर्वधर्म समभाव जो है, और जिन्होंने वो नहीं कबूल किया, विभाजन हुआ इस मसले पे कि समाज धर्म समभाव के हिसाब से चले या 2 नेशन थ्योरी पे चले। 2 नेशन थ्योरी मानने वाले संघ के लोग भी उस समय के, और जिन्ना भी मानते थे, तो वो एक लाइन एक अलग है। लेकिन मुझे असल में उन सवालों पे नहीं, उसमें फिर प्रधानमंत्री विपक्ष ने भी सेकुलरिज्म के नाम पे काफ़ी खेल किए हैं, वो खेल का जिक्र करना जरूरी है। और प्रधानमंत्री अगर उसको कर रहे हैं
तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो उनकी अपनी उनका अपना मैदान है। लेकिन मुझे असल में इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री थोड़े ज़्यादा भरोसे वाले लगे। जो पहले 1-2 राउंड के बाद जो बेचैनी दिख रही थी बीजेपी और खासतौर से प्रधानमंत्री के बोलने में, जिसमें मंगलसूत्र और इन सब सवालों को उन्होंने उठाया, मुझे ये इंटरव्यू उससे ज़्यादा ठोस लग रहा है और ज़्यादा उनका भरोसा दिखाई दे रहा था। वो जो बातें बोल रहे हैं उनकी बातों से मेरी बहुत सहमति कई चीज़ों पे नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो जो बोल रहे थे वो बहुत भरोसे से बोल रहे थे। और भरोसा इसीलिए मुझे लग रहा है उनको आया है कि या तो ये मुद्दे ज़मीन पे कहीं असर करते दिख रहे हैं, तभी वो इतने भरोसे से बोल रहे हैं, या दूसरा फिर वोटिंग के बारे में उनको कोई और रिपोर्ट भी आने लगी है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से या वोट में फिर सबकी सक्रियता बढ़ने से कुछ और चीज़ें आने, क्योंकि वो इस इंटरव्यू में बहुत ही आत्मविश्वास से भरे लग रहे हैं। जो बीच में डमाडोल लगता था, चुनाव शुरू हुआ तब तो काफ़ी भरोसे से बात शुरू हुई थी, लेकिन जैसे पहले 2 फेज में वोटिंग की गड़बड़ रिपोर्ट आने लगी, वैसे वो भरोसा गड़बड़ा गया था। और ये जो बातें वो बोल रहे थे कई चीज़ें, वो उसी दौर की हैं। कल के इंटरव्यू में उन्होंने सबकी सफाई दी। चलिए आगे कुछ और हम उनके जो बयान है वो भी दिखाएंगे। एक राहुल लाल जी का भी कमेंट ले लूं इस पर। राहुल लाल जी, जो सेक्युलरिज्म और जातिवाद पर प्रधानमंत्री बोले, घोर जातिवादी, कांग्रेस भी और जितना भी पूरा इंडिया अलायंस है, घोर संप्रदायवादी, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कल तक तो आरोप बीजेपी पर थे कि सांप्रदायिक पार्टी है। नहीं, देखिए, ऊपर लगा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज की घोर जातिवाद का आरोप, मुझे अभी भी याद है कि जब उत्तर प्रदेश 2022 के चुनाव होने वाले थे, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया था, पहली बार ऐसा हुआ था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिनका विस्तार किया गया था, भारतीय जनता पार्टी ने एक सूची निकाली और बगल में वो किस समुदाय से आते हैं, तो एक तरह से वो ओबीसी वर्ग से हैं, एससी से हैं, एसटी से हैं, और बिल्कुल क्लियर किया जा रहा था। उसमें भी वो ब्राह्मण से कौन आ रहे हैं, कौन भूमिहार से आ रहे हैं, ये क्लियरिटी के साथ पूरा का पूरा वो सूची जारी की गई थी। तो देखिए, भारतीय राजनीति में ये कहना कि नहीं हम तो जातिवाद से बिल्कुल अलग हैं और दूसरी पार्टियां बिल्कुल घोर जातिवादी है, प्रधानमंत्री ये इसलिए कह रहे हैं इस पूरे चुनाव में ना तो राम मंदिर का लहर है, ना तो इसमें जो है कि वो प्रधानमंत्री मोदी जी की बिल्कुल लहर वाली स्थिति है। चुनाव मूलतः अगर हम लोग देखें तो क्षेत्रीय जो प्रत्याशी है उनका प्रदर्शन और जातीय समीकरण, इसी के ऊपर चुनाव हो रहे हैं। वहां के स्थानीय मुद्दे, ये सारे मामले मिलकर जो है कि चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो वो चीजें चूंकि आपके पक्ष में जब नहीं है, प्रधानमंत्री को लग रहा है कि ये तमाम चीजें उनके पक्ष से निकल के विपक्ष के खेमे को अगर वो मदद कर दे रहा है, तो फिर ऐसे स्थिति में विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। हम लोगों को याद है कि प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा था कि अन्य पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा नेता तो मैं ही हूँ। उनका ये बयान बिल्कुल सार्वजनिक तौर पर ये बयान मौजूद है। ठीक है, प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा है उसे और पुख्ता करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का भी रिएक्शन लगातार सामने आ रहा है। सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के सांसद हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान, सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ITV नेटवर्क को सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष जो है तो देश में घोर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुधांशु त्रिवेदी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष जो है सुबह उठते हैं तो हमें गाली देते हैं और झूठा जो है सो झूठा उन्होंने नैरेटिव गढ़ा है। देखिए, चूंकि विपक्ष की स्थिति माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मुद्दों पर बात करने की नहीं है, इसलिए वो इस प्रकार के फेक नैरेटिव गढ़ने में लगे हुए हैं। ये वास्तविकता है कि हमारी सरकार आने के बाद 25 करोड़ लोग गरीबी की एक्सट्रीम पॉवर्टी से बाहर आए हैं, 11 करोड़ घरों को शौचालय मिला है, 16 करोड़ घरों को नल से जल मिला है, 4 करोड़ गरीब आवास मिले हैं, 54 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले हैं। और इसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं हुआ है, भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना है, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर बना है, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बना है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने वाले हम दुनिया के नंबर 1 के देश हैं और चांद के अछूते कोने दक्षिणी ध्रुव को छुआ है। और इससे बड़ा बदलाव क्या होगा कि उनके दौर में कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे दिखते थे, अब POK में भारत के झंडे दिखने लगे। अब अगर इसके बाद भी किसी को बदलाव ना दिख रहा हो तो मुझे लगता है या तो नजर बदलनी चाहिए या चश्मा बदलना चाहिए। PM ने आरक्षण को लेकर के विपक्ष को घेरा है, खास करके कांग्रेस को लेकर के। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ठेके में आरक्षण देना चाहती है, जबकि कहीं भी विकसित देशों में ऐसी व्यवस्था नहीं है। देखिए,
वो अगर माइनॉरिटी की बात करते हैं तो मैं उनसे बताना चाहता हूं, देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये बताइए सबसे बड़ी एयरलाइंस किसके पास है? टाटा के पास है ना, बोथ विस्तारा एंड एयर इंडिया। वो क्या है? माइनॉरिटी हैं। अभी जो जिन्होंने वैक्सीन बनाई थी आधार पूना वाला, वो माइनॉरिटी हैं। ये बताइए देश की सबसे बड़ी जो ये आयुर्वेद की कंपनियों में से एक हिमालय, उसके मालिक मुस्लिम हैं। विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी माइनॉरिटी हैं। गोदरेज का मालिक माइनॉरिटी है। मीडिया में आप बात कर लीजिए, टाइम्स ग्रुप सबसे बड़े ग्रुप में से एक है, उसके मालिक जैन है, माइनॉरिटी है। मलयाली मनोरमा सबसे बड़ी मैगजीन है, उसके मालिक थॉमस मैथ्यूज माइनॉरिटी हैं। और उन्हें बुरा न लगे तो अडानी भी माइनॉरिटी है। अब किसी को पता ही नहीं देश के बारे में। राहुल गांधी को आता नहीं, पता नहीं, लता नहीं, बोलने लगते हैं अरे मेरे भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में रिजर्वेशन पा के नहीं पाए, ये 15% नहीं, ये तो 50% से ज्यादा इस समय देश के बिजनेस पे इनका कब्जा है। मगर उसके लिए दिमाग चाहिए, उसके लिए फूट डालो राज करो की नीति नहीं चाहिए। इनका उद्देश्य सिर्फ अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति के लिए किसी भी क्षेत्र में यह विभाजनकारी विचार करने का है। तो इनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि अंग्रेजों ने हमको बांटा, फिर भी अपने देश की खातिर इन्होंने हर परिवेश को बांटा, कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। पीएम ने भगवान राम को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के कहा है कि देश में जब आजादी हुई थी, आजादी के ठीक बाद जो है राम मंदिर बन जाना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने कोर्ट में कई रुकावटें डाली। यहां तक कि आप देखिए इकबाल अंसारी ने इसका सम्मान किया है। देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये 1947 में स्वतंत्रता के बाद ये विषय सॉल्व हो सकता था, मगर उसके बाद कांग्रेस ने इसको भटकाने का प्रयास किया। इसलिए एक फैक्ट मैं याद दिला देना चाहता हूं, 22 सितंबर 1949 की रात को जब श्री रामलला विराजमान प्रकट हुए थे तो 12 साल तक मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकार नहीं बना था, क्योंकि 12 साल के बाद उनका टाइटल सूट का क्लेम खत्म हो जाता। तो 12 साल पूरा होने में जब चंद दिन रह गए थे, अक्टूबर 1961 में वो क्लेम उन्होंने किया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने। और मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका उसमें पढ़ना नहीं चाहता था, मगर इन कांग्रेसियों ने उन्हें समझा के, सेकुलरिस्ट, लेफ्टिस्ट, सोशलिस्ट और ये जो रैशनलिस्ट, इन्होंने समझाकर इस विवाद को आगे बढ़ाया। और ये सबको पता है कि किस पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर जाकर कहते थे कि मामले को लटकाओ, और ये भी कहते थे 2019 के चुनाव के बाद ले जाओ। तो साफ से दिखाई पड़ता था। और जब उनसे पूछा जाता था कि आपके नेता वकील बन के क्यों जाते हैं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के पक्ष में, तो उनका वो तो क्लाइंट जो पैसा देगा उसके लिए जाएंगे। अब पैसे की तरफ गए, वो दाम की तरफ गए, हम राम की तरफ रहे। तो आपने वो प्रसिद्ध दोहा सुना होगा कि राम नाम कड़वा लगे और मीठा लागे दाम। तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम, न सत्ता मिली न प्रतिष्ठा मिली। पीएम ने ये बात भी कही है कि कांग्रेस और विपक्ष जो हैं वो सेक्युलरिज्म का मुखौटा या नकाब जो है सो ओढ़े हुए हैं, लेकिन घोर सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। देखिए, सेक्युलरिज्म की आड़ में घनघोर सांप्रदायिकता फैलाने का काम इन लोगों ने किया है। बताइए, मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, ये सेक्युलरिज्म है। अभी कर्नाटक में कह रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, यानी SC ST OBC का हिस्सा छीन लेंगे, और ये सेक्युलरिज्म है। और उन्होंने ऐसा किया है। अभी लालू प्रसाद यादव जी नहीं बोले मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए पूरा का पूरा, वैसे बाद में उन्होंने सफाई दी। अब मैं पूछना चाहता हूं, एक ही राज्य था इस देश का, कश्मीर, जहां पर SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिलता था प्रतिनिधित्व में। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम डोमिनेटेड राज्य था। एक ही इंस्टीट्यूशन भारत सरकार का ऐसा है जिसना SC ST OBC का आरक्षण समाप्त कर दिया गया पूरा का पूरा, वो था जामिया मिलिया इस्लामिया 2011 में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1981 में, और दे दिया गया मुस्लिमों को पूरा का पूरा। ये सेक्युलरिज्म है। तो मुझे लगता है कि जो लोग ये कहते थे कि राम मंदिर का बनना तो सांप्रदायिकता है और तथाकथित बाबरी मस्जिद को हम दोबारा बनवाएंगे, ये उनके लिए धर्मनिरपेक्षता है, तो मुझे लगता है कि अब जनता उस बात को पूरी तरीके से समझ चुकी। मैं एक शब्दों में कहना चाहूंगा, इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को नष्ट करने के लिए बहुत डेंजरस लेवल का इन्होंने सेकुलर मुखौटे का इस्तेमाल किया था, पर अब देश की जनता उसे समझने लगी है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मनोहर केसरी, ITV नेटवर्क, दिल्ली। आलोक जी, ये बताइएगा, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने इस इंटरव्यू में कही हैं। उन्होंने रोजगार की भी बात की। रोजगार में उन्होंने स्कॉच की एक रिपोर्ट का जिक्र किया। स्कॉच की रिपोर्ट मैं देख रहा था, और उसके जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक तो 50 करोड़ से ज्यादा रोजगार इन 10 सालों में पैदा हुआ है, जिनमें से बाकायदा अलग अलग करके भी उसको दिखाया गया है कि लगभग 20 लाख
20 करोड़ के जो करीब है रोज़गार, वो सरकारी योजनाओं की वजह से मिला, और लगभग 36 करोड़ या इतना रोज़गार अलग अलग तरीके से मिला है। तो ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आखिर 50 करोड़ रोज़गार की जो बात स्कॉच की रिपोर्ट में कही गई है वो क्या है, किस तरीके से ये रोज़गार मिला है? क्योंकि 50 करोड़ 140 करोड़ की जहां आबादी है, 50 करोड़ एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। ये असल में उसको आंकड़ों का खेल, ऐसे तो आर्थिक विशेषज्ञ बात और आगे इस पर चर्चा और सुनी है, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते आपके समझिए जो जैसे बजट कवर करते हैं, अर्जुन जी भी अपने साथ हैं, तो शायद कुछ चीजों में असहमत भी होंगे, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो काम के घंटे ये जो जोड़ते हैं ना योजना, इसलिए कई बार मैं आंकड़ों के खेल के बड़ा विपक्ष, ये ठीक है, वो 50 करोड़ इसलिए इतने घंटे काम, इतनी सड़कों पर इतने लोगों ने काम किया, फिर वही लोग तो जाकर के दूसरी जगह भी काम करते ना। एक सड़क यदि मेरठ के लिए बनी, वो आगरा के लिए दूसरी जो बनती है दिल्ली के आसपास की बात, या कहीं हजारीबाग से कोई दूसरी सड़क जा रही है या कलकत्ता के लिए जा रही है, तो सड़क है या घर का निर्माण, उन्होंने स्पष्ट भी किया, एक घर यदि बनता है नहीं, वो तो हर सरकार में होता है ना, ये काम तो हर सरकार में होता है। नहीं सर, सॉरी, 3 करोड़ घर तो सरकार ने बनाए, सड़कें वैसी नहीं बनी। गडकरी जी को आप क्रेडिट न देना चाहें, उनकी बीजेपी की अपनी लड़ाई हो सकती है, आप नहीं, विपक्ष के नेताओं ने संसद में बराबर रोज देखा, शायद समय नहीं मिल पाता होगा, संसद की चाहे कार्रवाई कितनी डिस्टर्ब हो, गडकरी जी के लिए प्रतिपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस, समाजवादी एंड ऑल हाउस के लोग भी इस बात की तारीफ करते थे कि सड़कों का निर्माण जिस ढंग से हुआ है, कई उनके पास जल विभाग भी रहा उस समय, उन्होंने जिस तरह से कुछ योजनाएं बनाई, तो मैं आप ये कह रहे सरकार बनेगा सड़क, ये सही है, इंदिरा गांधी के समय में, शरद पवार के समय में तब भी सड़कों की कई जहां सड़कें बन रही है गाँव में, राज्य सरकार ने सड़क बनाए, और ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी उनके नाम पर ही था, बल्कि बाद में मैं गया था एक समय में, तो कई बार कुछ जगह सड़कें खराब थी, अंबाजी की तरफ जब जाते हैं गुजरात से, तो क्या है कि सड़क यदि बनी, लेकिन उसके बाद यदि वो केंद्र के तहत है तो नहीं ध्यान दिया गया कि अंबाजी जा रही है, सड़क क्यों बनाए, हम राज्य सरकारें बनाए का अलग हक है। तो मैं फिर हम रोजगार पे बात कर रहे हैं, मैं जो समझ पा रहा हूँ इस तरह की जो रिपोर्ट बनती है, विश्व बैंक बनाता है या ये जो संस्था बनाई है, तो इसका ये ठीक है कि उसका पूरा आकलन तो वो लोग अपना बारीकी से घंटों के हिसाब से जिन लोगों को मिला, लेकिन देखिए उन्होंने जो दूसरे आंकड़े दिए हैं, 2.5 करोड़ के करीब स्टार्टअप हुए, या 6 करोड़ लोगों को दूसरे असंगठित क्षेत्र, मैंने कल और लोगों से भी बात किया, इसके बाद ये पहले भी करता रहा हूँ, आपसे भी कई बार चर्चा की है, असंगठित क्षेत्र में जो ऐसे काम है जिसका ब्यौरा लेबर मिनिस्ट्री वगैरह इकट्ठा करती है, वो हमें आपको नहीं मिलता ना। ठीक है, शायद राहुल लाल जी ने आकलन किया होगा जरूर स्कॉच की इस रिपोर्ट का। राहुल जी, आपने देखी है स्कॉच की रिपोर्ट जिसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे, 80 केस स्टडीज के ऊपर ये बनाई गई है रिपोर्ट। अनम्यूट कर लीजिए। अबुल जी, देखिए जिस रिपोर्ट को लेके प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, उस रिपोर्ट को अगर देख लिया जाए और उसके आंकड़ों को अगर हम लोग 100% उसी रूप में लें, तब तो फिर एक तरह से रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। लेकिन अगर हम लोग अपने स्तर से चीजों का जब मूल्यांकन करते हैं, उसमें क्या चीजें देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो असंगठित क्षेत्र रोजगार सृजन का सबसे बड़ा क्षेत्र है भारत में। 94% लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो असंगठित क्षेत्र में मिल रहा है, और असंगठित क्षेत्र को 3 बड़े झटके मिले 2016 में नोटबंदी के संदर्भ में, 2017 में जीएसटी के संदर्भ में, और फिर 2020 में वो क्षेत्र जो है उसने लॉकडाउन और कोरोना जैसी विशेष परिस्थितियों को झेला उसने। और उस समय अगर हम लोग याद करें कि कोरोना काल में वो सरकार की मदद किस तरह, असंगठित क्षेत्र को तो छोड़ दीजिए, हम लोग अगर एमएसएमई क्षेत्र को भी लेते हैं, अगर उसको भी सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही थी, वो मदद किस रूप में मिल रही थी? वो मदद ये था कि सरकार लोन देना चाह रही थी, और वो लोग लोन से ज्यादा का उम्मीद कर रहे थे कि इसमें सरकार की तरफ से कुछ हम लोगों को सीधे सीधे जो है कि आर्थिक मदद हम लोगों को मिले। तो देखिए, तो असंगठित क्षेत्र की स्थिति बिगड़ी, यहाँ पे एमएसएमई की भी स्थिति कहीं कहीं कमजोर हुई है, और ये हमारे रोजगार के बड़े क्षेत्र हैं। अब सरकार के देखिए, सरकार अभी तो ये रिपोर्ट लेके आ रही है, इसके पहले सरकार जीएसटी के आंकड़ों का बड़ा उसका वर्णन किया करती थी कि फिर अब जीएसटी रिकॉर्ड स्तर पे कैसे जो है कि काम कर रहा है, उसके उगाही कैसे हो रहा है रिकॉर्ड स्तर पे। वो हम लोगों ने एक चीज पाया कि जो असंगठित क्षेत्र वाला हिस्सा था उसके ऊपर भी कहीं कहीं
संगठित क्षेत्र की कब्जेदारी हुई और वो उस वाले राजस्व के कारण से हम लोगों को जीएसटी के राजस्व काफी बड़े पैमाने पे दिख रहे हैं। तो रोजगार इस समय कहीं न कहीं एक समस्या की स्थिति है। रोजगार के साथ सरकार स्टार्टअप की भी बात की उन्होंने। अरविंद जी, लेकिन जो हम लोग प्रधानमंत्री कहते हैं कि वर्तमान पहले परिस्थिति हजारों में में स्टार्टअप थे, अब लाखों की संख्या में हो गए हैं। लेकिन विपक्ष पर उन्होंने एक हमला ये बोला कि विकास के मुद्दे को ठीक तरीके से विपक्ष उठा नहीं पाया, यानी जो उनकी खुद की भूमिका थी उस पर भी उन्होंने संदेह जाहिर किया। हालांकि रोजगार, महंगाई का मुद्दा राहुल गांधी तो उठाते हुए कई बार दिखे, लेकिन और दूसरे जो नेता हैं वो उतने मुखर तरीके से इन मुद्दों को उठाते हुए नजर नहीं आए। नहीं, ये चीज तो सही है कि अगर अरविंद जी पूरे मामले, अच्छा ठीक, देखिए 2-3 चीजें हैं। प्रधानमंत्री जिस तरह से आर्थिक प्रधानमंत्री या उनकी पूरी टोली जिस किस्म से आर्थिक आंकड़ों को पेश करती है वो अपने आप संदेहास्पद हैं, क्योंकि आंकड़े जमा करने का काम लगभग बंद। और जिस तरह से नोटबंदी में हुआ कि काला धन समाप्त करने के लिए लाई गई, उसके बाद पता लगा आतंकवाद खत्म होने लगा, फिर पता लगा कैश ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, फिर कैश टैक्स कलेक्शन में हो गया, तो फिर इनफॉर्मल से फॉर्मल इकोनॉमी में आ गया। तो ये लाभ उसके फिर बताए जाए, ये भी रिपोर्ट जो है वही है। अभी काफ़ी कुछ राहुल ने बताया, लेकिन मैं उसमें ये कहूँगा कि पिछले 10 साल में ही नहीं, पिछले 20 साल में खेती में मार्जिनलाइजेशन इतने बड़े पैमाने पे हुआ है। छोटे किसानों ने खेती छोड़ी है, और ये जो माइग्रेशन मजदूरों का इतना करोड़ों की संख्या में हो रहा है, उसकी वजह ये है कि खेती अब अनुत्पादक हो गई है, छोटी खेती, और लोग वहाँ से भाग रहे हैं। दुकानदार जो छोटे थे उन सब की दुकानदारी इस खुदरा व्यापार में बड़ी कंपनियों के घुसपैठ ने और हुर्रियत लगभग सब खत्म कर दिया है। तो चल रहा है इस बेरोजगारी पे ही धंधा। अरविंद जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे स्टार्टअप पे भी चाहूंगा। स्टार्टअप कार्यक्रम की शुरुआत सरकार ने की, क्या आपको लगता है कि कार्यक्रम, ये प्रोग्राम हिट रहा सरकार का? स्टार्टअप सब दिग में होता है। हर समय उद्यमी जो है वो नई चीजें सोचता है, नए तरह से काम करता है। किसी इस दौर में भी मैं मानता हूँ कि स्टार्टअप को मदद दी गई है स्टार्टअप के नाम पे। और जब सरकार की ओर से इस तरह के प्रोत्साहन शुरू होती है योजनाबद्ध ढंग से, तो लोग वहाँ रजिस्टर कराते हैं, वहाँ से पैसा लेते हैं, वहाँ से सुविधाएं लेते हैं। तो वो तो हुआ होगा निश्चित रूप से, लेकिन ये काम किसी दौर में बंद नहीं होता है। जब बिजनेसमैन या उद्यमी जब निकलता और है, इसके साथ ही उन्होंने मुद्रा योजना का भी जिक्र किया कि मुद्रा योजना में 80% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बार लोन लिया है, जो नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। यानी स्टार्टअप पर बहुत ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री का रहा।